सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान की गई कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक ये है कि जो करप्ट होता है फ़ौज का उससे डर होता है, क्योंकि एजेंसीज तमाम तर चीज़ें देख रही हैं कि कौन क्या कर रहा होता है। दूसरा मामला उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ह के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि जो उन्होंने धरना दिया, धरने के बाद जो धरना उन्होंने ख़त्म किया और उनका बयान कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई। उन्होंने कहा कि इस पर उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इमरान खान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा गाजी साहब। गाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब एक बड़े इदारे के हवाले से इस किस्म की बात करके ये क्या बताना चाह रहे हैं कि फ़ौज का उनको डर होता है जो करप्ट होते हैं। फ़ौज का ये काम नहीं है कि किसी के करप्ट आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, इसके पैरेलल एक इदारे हैं, पैरेलल एक निज़ाम है। तो वज़ीर आज़म को इस तरह की बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ अरसे से मुख्तलिफ औकात में मुसलसल ये बयान दे रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा हमें कहा गया था कि इमरान खान का आएगा, हमें गारंटी दी गई थी कि इस्तीफ़ा आएगा, इसलिए हमने धरना खत्म किया। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी वो इशारे देते रहे कि जनाब इदारे जिससे उनकी मुराद फौज थी, बल्कि वाज़ेह तौर पर कहते रहे कि फौज जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ दे और हमारे साथ आए, यानी वो हुकूमत को गिराए। और उस पर बार बार आसिफ गफूर साहब जो उस वक्त DGSPR थे वो ये बात कहते रहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है धरने से, हम आइन और कानून के पाबंद हैं और हम उसी के साथ रहेंगे। हमने कभी नोट नहीं किया, माजी में कुछ धरने हुए हम हुकूमत के साथ खड़े रहे थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उस दौर में तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी, क्या उस वक्त की हुकूमत गिराई गई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई क्यों हुआ था? नहीं। अब मौलाना साहब बार बार ये कहते हैं कि जनाब परवेज इलाही वो जो उनके पास राज है वो बता दें सबको, और ये इस्तीफा। अब किसी भी जमहूरी दौर में या जमहूरियत में आइन और कानून के तहत आइन में दर्ज है कि किसी भी वजीर आजम को निकालने का क्या तरीकाकार है। या तो उसको अदालत निकाल सकती है, और अगर दूसरा तरीका यह है कि जनाब पार्लियामेंट के थ्रू उसको निकाला जा सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। अब इस तरह से नहीं, आप धरने में जाकर खुद एक एडमिशन कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब कि जनाब हमें गारंटी दी गई। भाई किसने गारंटी दी? आपने किससे गारंटी ली? क्या आप इसका मतलब है आइन और कानून और मुल्क की सालमी के खिलाफ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे थे? आप एडमिट कर रहे हैं कि आप साजिश कर रहे थे, तो इस तरह से वो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ तक आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है कि फौज का उन्होंने क्यों हवाला दिया। वो इसलिए कि हमारे माजी में यही देखा गया कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जाकर फिर फौज से जाकर मिलते थे और कहते थे कि जनाब इस हुकूमत को कमजोर कर दें, गिरा दें, हमारा साथ दें। वही फजलुर रहमान साहब चाहते थे। लेकिन इमरान खान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखिए जो शख्स हमारे यहाँ वज़ीर आज़म बनता है, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ कि जनाब वो अदलिया से एक मसला बन गया। नवाज शरीफ साहब का भी अदलिया से इसलिए मसला बन गया कि आप करप्ट हैं, वहां पर केस जा रहे हैं आपके, और आपने कहा जी बुत हैं इनको गिरा दो, निकाल दो, और ये 22 करोड़ आवाम नहीं फैसला मानते, जजों का 5 लोग आपका फैसला इनको छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, इनके बच्चों पर हम तंग कर देंगे जिंदगी, तुम कुछ अर्से के लिए हो, ईंट से ईंट बचाने का जरदारी साहब कहते हैं कभी। तो मसला ये है कि इदारे तब हरकत में आते हैं किसी के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट या उस शख्स के खिलाफ, जब उसने कुछ गलत करना है। तो इमरान खान साहब का इशारा इस तरफ है कि या तो अदलिया में अगर मेरे खिलाफ कोई करप्शन है तो वो, या फौज अगर आप मुल्क की सालमियत के खिलाफ कुछ करेंगे तब वो कुछ होगी, कुछ डाउन लीक्स होगा तो तभी वो उनके खिलाफ होंगे। अच्छा उसामा, एक चीज़ आज हमने ये गुफ्तगू के दौरान ये भी सुनी, जब वो मीडिया से खासे नाला है, मीडिया ने हमेशा से साथ भी दिया, जिसका इजहार भी उन्होंने किया कि मेरा 40 साल से ताल्लुक़ है मीडिया के साथ, लेकिन मीडिया हुकूमत के किसी इक़दाम के हवाले से सवाल कर रहा है, तनकीद कर रहा है, तो वज़ीर आज़म उस पर अब नाला हैं। बहुत से चैनल के हवाले से उन्होंने बड़े सख्त किस्म का रवैया भी अपनाया है। अब अगले आने वाले वक्त में भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी पाबंदियाँ। तो इमरान खान तो सबसे ज़्यादा मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे थे, अब वो मीडिया की तनकीद नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे एक आपकी बात दुरुस्त है कि वो जब ये कहते हैं कि जी शाम को जो मर्जी लोग कहते रहें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता और इज्जत देने वाला अल्लाह है, उसमें असल में ये है कि मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह देते हैं कि जी वज़ीर आज़म एक छोटा आदमी है, ये एक छोटा आदमी है, ये नालायक है, ये सिलेक्टेड है। अब जाहिर है कि एक शख्स जो एक पहली दफा ये हुकूमत में आए हैं, इससे पहले तो कभी इनको अपोजिशन का इस तरह सामना रहा ही नहीं, वो तो खुद अपोजिशन करते रहे हमेशा। तो जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको इस तरह की शदीद तनकीद काफत है ही नाम अपोजिशन का, तो वो मुसलसल उन्होंने हुकूमत को ही टारगेट रखना है कि IMF से मुज़ाकरात ये हो गया, मुल्क में महंगाई हो गई।
तो उनको इमरान खान साहब को इस चीज की आदत नहीं है। फिर खास तौर पर एक बार उनका स्टार्टअप रहा है और वो सब उन्होंने क्रिकेट देखा, जब हारते थे तनकीद होती थी, लेकिन इस तरह मुसलसल नहीं होता था। मुसलसल रोजाना आप देखेंगे कि हुकूमत को, इमरान खान साहब को टारगेट किया जाएगा और फिर उनकी जाती जिंदगी के हवाले से भी बहुत सी बातें कभी ना कभी कुछ की जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब ने क्या बात कर दी कौमी असेंबली में, फिर वही बातें मीडिया में होती हैं, तो उस पर उन्होंने ये वो तो जाहिर है मीडिया का काम मीडिया ने करना है, तो कहीं ना किसी हद तक इमरान खान साहब को उसको बर्दाश्त करना होगा। बिल्कुल सही, और बर्दाश्त भी करना होगा और चीज़ों को देखना भी होगा कि हुकूमतों पर इस तरह की तनकीद वो भी करते रहे हैं, मीडिया भी करता रहा है, मीडिया उनके साथ भी और उनके अपने बयानात को भी उसी तरह से शाया करता रहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद। तुर्की के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक और पाकिस्तान के बल्कि बरे सगीर के मुसलमानों का पाकिस्तान के बनने से भी पहले करीब 100 साल खिलाफत मूवमेंट को अब होने को आए हैं, तब से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है जिसका इजहार आज पार्लियामान के अंदर भी किया गया और कश्मीर जैसे मसले के ऊपर इतना खुल के किसी भी मुल्क के सरबराह ने जो बात नहीं की वो आज रजब तैयब उर्दवान की जानिब से की गई है। पाकिस्तान इससे कितना अपने इस केस में कश्मीर के खास तौर पर हम बात करें उसको आज मजबूत समझ रहा है, मजबूत महसूस कर रहा है। नहीं, यकीनन कश्मीर के कास को तो मजबूतियत और मजबूतियत मिलेगी, इसलिए कि अगर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कहें कि जी इंडिया ने इन्वेड किया है कश्मीर को, ये बहुत भारी लफ्ज़ है किसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में, और इस तरह अगर ये टर्किश सदर जब वो कश्मीर के बारे में इतने दबंग अल्फाज में बात करें, गो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीका भी अख्तियार किया कि इसको डायलॉग के ज़रिए और पीस के ज़रिए इसको करना चाहिए, और इंडिया ने कानून बनाकर ये ज़्यादती की है जो उनका इशारा था 370 और 35A के तरफ। लेकिन इससे पहले कि वैसे और आगे चलूँ, एक आध मिनट इस पे लूँ, आपके जो पूरे इस वक्त विज़िट है इसको मैं चाहता हूँ कि एक तनाजुर दे दूँ, एक इसके डायमेंशंस दे दूँ। इसके 3 तनाजुर हैं तैयब उर्दगान साहब के विज़िट के। एक पहला तनाजुर है पाकिस्तान और उनके जो डायलॉग्स चल रहे हैं, उसका पहला तनाजुर है बायलैटरल, जो कि असल महवर है इस विज़िट का और इससे पहले जो बाकी विज़िट होते रहे हैं। उसके बाद है ये बायलैटरल को जब तक कि हम मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक तनाजुर में नहीं देखेंगे, मल्टीलैटरल रिलेशन के तनाजुर में नहीं देखेंगे, तो हमें बात पूरी समझ नहीं आएगी। बायलैटरल का तो आपने देख लिया कि कश्मीर का उन्होंने साथ दिया, FATF के बारे में उन्होंने बता दिया कि कश्मीर और FATF इसके बावजूद कि तुर्की पर इतना ज़्यादा दबाव है, हम चाहेंगे कि हम उनका साथ देते रहेंगे। और जो सियासी तौर पर जो एक हमारी इमोशनल अटैचमेंट है सियासी रिलेशन से, इकनॉमिक रिलेशन में अभी हम उधर नज़दीक कहीं नहीं पहुँचे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम दुख और खुशी में साथ साथ हैं बिल्कुल। और ये रिश्ता ये अभी दोबारा पॉलिटिकल बयान जो चल रहा है, ये रिश्ता जो है ये इश्क और मोहब्बत का है, ये बहुत कम सुनेंगे आप दुनिया अक़वाम में इस किस्म के बयानात। और फिर ये है कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान, ये जो आप बात कर रहे थे खिलाफत तहरीक के, तो उन्होंने जिक्र किया तैयब उर्दगान ने कि जी 1820 की यानी खिलाफत मूवमेंट में हमें याद है कि पाकिस्तानियों ने हमारा किस तरह साथ दिया था। हम जिस तरह पाकिस्तान ने 100 साल पहले हमारा साथ दिया था, 100 साल का लफ्ज़ नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, उस मूवमेंट में, आज़ादी में और खिलाफत, उस जैसी हम पाकिस्तान का उसी तरह साथ देंगे कश्मीर के हवाले से। ये एक बहुत बड़ा बयान आ गया, क्योंकि अगर इस बयान को अगर आप दुनिया के लीगल पैराहे में देखें तो लीगल पैराहा दुनिया का ये है जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की जो एक रेजोल्यूशन है 2649, उसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल के 6 रेजोल्यूशन है कश्मीर के बारे में, और 2649 में ये है कि दुनिया के ममालिक जब भी कहीं कोई कौम, कोई ग्रोह, कोई भी इलाके के लोग अगर अपनी खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हों, तो जनरल असम्बली रेजोल्यूशन 2649 के तहत दुनिया अक़वाम के ममालिक और लोग उनकी मदद दामे दरहमे सुखने कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। ठीक, तो आगे जाके कश्मीर में बहुत किस्म की मुदाखलत हो सकती है इस बयान के पैराहे में, लीगल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो। अब आ जाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही अहम बात थी। बाकी अब जो बात तीसरी मैं करना चाहता था, कॉन्फ्लिक्ट जोन, वो भी मल्टीलैटरल में आ जाती है। बायलैटरल में तो भी सारी तिजारत की बात हो गई, इतना बड़ा वफ्द आया, स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिक टाइज़ और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पे ये भी अब साइन होने वाले हैं हमारे। उसके अलावा हमारे
अहम कुछ एग्रीमेंट्स पे तो ड्यूल नेशनलिटी के बाकी तिजारत के हवाले से जमील साहब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का ताल्लुक तो बड़ा गहरा है खान साहब, लेकिन पाकिस्तान का जो तिजारत का हजम है वो बहुत छोटा सा है टर्की के साथ भी। तो इसको आप समझते हैं कि इस दौरे के बाद और जो इस वक्त सरमायाकारी के हवाले से बार बार इमरान खान बात कर रहे हैं, तो इसके बाद ये बढ़ने की उम्मीद है? क्योंकि ताल्लुक जब तक मुआशी तौर पर, तिजारती तौर पर मजबूत ना हो, उसके फ़वाइद दोनों मुल्क हासिल नहीं कर पाते। आपको इस दौरे से लगता है कि तिजारती मामलात में भी हम बेहतर हो जाएंगे? अब तक तो यही होता आया है, उम्मीद कायम रखनी चाहिए। कोताही कहाँ है उसका भी मैं इशारा कर देता हूँ, लेकिन इस वक्त जो खित्ते में हालात चल रहे हैं, और मेरा इशारा ये है कि जहाँ टर्की की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सीरिया में हुई है, इराक में हुई है, और सीरिया में अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई है तो दूसरी तरफ से रशिया एक तरफ से दोस्त है, दूसरी तरफ से उसकी फ़ौजें बशर अल असद और ईरान की फ़ौजों के साथ मिलके वो नॉर्दर्न सीरिया से धकेल रही हैं, टर्किश फ़ौजियों को धकेलने की कोशिश कर रही हैं। तो उसमें बहुत सारे मफादात हैं। लीबिया की बात कर लें, लीबिया में टर्किश फ़ौजें मौजूद हैं और साथ दे रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिकग्नाइज गवर्नमेंट का, जबकि दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरेबिया, इस तनाज़ुर को समझने की ज़रूरत है। यूएई और सऊदी हफ्तार जो कि लीगली रिकग्नाइज नहीं है और लड़ रहा है लीगली रिकग्नाइज गवर्नमेंट को, उसका साथ तुर्की दे रहा है, तैयब एर्दोगान दे रहे हैं उसका। तो ये जब हम तैयब एर्दोगान के साथ कुर्बत हासिल करते हैं, और करना चाहिए हमें, और इससे ज़्यादा और क्या बयानात होंगे जो आपने बताया। मैं आ जाता हूँ कि अब तक हम ट्रेड में आगे उम्मीद क्या है, बड़ी अच्छी उम्मीद है। अब तक क्यों नहीं हुआ? 800 मिलियन ट्रेड, इतने ज़्यादा जज्बाती रिलेशन के बाद 800 मिलियन ट्रेड तो कुछ भी नहीं है ना। और उस ट्रेड का भी 800 मिलियन में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है टर्की के फेवर में है। पाकिस्तान तो 284 मिलियन के उसमें सिर्फ वो एक्सपोर्ट करता है वहाँ से। अब आप अंदाज़ा करें, इन तमाम जज्बाती ताल्लुकात और जज्बाती अपने रिश्तों के बावजूद हम FAT ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम अब तक नहीं कर सके टर्की से, और जबकि टर्की के ज़्यादातर ममालिक के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मासिवाय आर्मीनिया और पाकिस्तान के। जुल्म और सितम देखें, और उसकी वजह क्या है? देखिए, ये जितने भी फैसले होते हैं जब सरबराहान के दौरान, उसके बाद फिर या तो JMC यानी जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ हैं जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी अपनी मिनिस्ट्री के लिहाज से उन मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, या फिर जिस तरह भी मीटिंग दो सरबराहान कर रहे हैं और अपने ग्रुप्स लेके आए हैं, उसका फॉलो अप। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि उसके फॉलो अप नहीं होते जिस अंदाज में होना चाहिए। हमारी अब जो ईज़ ऑफ बिज़नेस वर्ल्ड बैंक ने कुछ दिया है, उसमें भी प्रैक्टिकली अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को बाकी हैं। तो जब टर्की के लोग आते हैं या बाहर, मैं जब खुद सफ़ीर था यूएई में, तो वहाँ के रूलर्स मुझे कहते थे कि हमारे लोग जाते हैं 20-20 इदारों के पास, जब उनको भागना पड़ता है तो वो भाग के वापस आ जाते हैं, और यहाँ लोग पैसे भी मांगते हैं पाकिस्तान में। तो इस किस्म की दिक्कतें और प्रॉब्लम्स जो हैं, तो इनको टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा टर्की के हवाले से या चंद और ममालिक, कि जहाँ किसी को किसी किस्म की कोई दुश्वारी आए तो वन विंडो के जरिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी अपने किया है, लेकिन उसको मरबूत बना। तो जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो टर्की तो इस वक्त जमील साहब बड़े अहम आपने हवाले से बात की है कि पाकिस्तान में तिजारत का हजम ही इसलिए इन ममालिक का नहीं बढ़ पाता कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ही इतनी मुश्किलात हैं कि अगर 70 साल में इन ममालिक के साथ, जिनके साथ जज्बाती वाबस्तगी भी है, दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, और इलाके के जो ममालिक हैं उनके साथ भी हम तिजारत के हजम को उस तरह से बढ़ा नहीं पाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने अभी कुछ देर पहले खित्ते के हवाले से बात की है, उसमें हमने पिछले दिनों में देखा मलेशिया में समिट थी कश्मीर के हवाले से, मलेशिया, टर्की, ईरान और फिर पाकिस्तान चौथे मुल्क के तौर पर शामिल होना था, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सका। उसमें कुछ मजबूरियां भी पाकिस्तान की थीं, कुछ ताल्लुकात भी OIC के हवाले से मामला थे। अब ये ममालिक हैं जो कश्मीर के हवाले से खुलकर बात कर रहे हैं। एक तरफ OIC है जिसका इजलास होना था, जिसका एजेंडा भी अभी मतलब वो क्लियर नहीं कर पा रही है OIC, और लेतुलाल से काम ले रही है कश्मीर के हवाले से। तो फिर पाकिस्तान को अपना स्टांस कहाँ रखना है? क्या अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान किसी तरह से भी अपने ताल्लुकात को रिविजिट कर सकता है, या इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ा सकता है? तो पाकिस्तान का नुकसान और फ़ायदा किस में होगा? इसमें दो लफ्ज़ में बैलेंसिंग
एक्ट करना पड़ेगा हमें। मुश्किल है इसको करना, कहना बहुत आसान है। आपने ख़ुद पूरा तनाजुर बयान कर दिया कि कुआलालंपुर समिट में प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी लम्हात में, वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का, और दो दूसरे मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर, तो जब उनका अपना ब्रेन चाइल्ड और आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया, उसके वजूहात यकीनन बड़े मजबूत थे कि हमारी जो हमेशा से मदद की है और बड़ी मुश्किल हालात में, चाहे वो जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया उससे पहले, उसके बाद सऊदी अरब ने हमारी हमेशा मदद की। और तकरीबन इस वक्त हमारे सऊदी अरब में 40 लाख के करीब, सऊदी अरब और इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ में 40 लाख के करीब हमारे से ज़्यादा बल्कि पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है। उसके अलावा उनसे बहरहाल हमारे मजहबी रिलेशंस भी दूसरी। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ उससे मुख्तलिफ है कि जो काम हमने दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जाने से पहले किया, अगर वही हम डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट सऊदी अरब से करके ये बावर करवा देते कि आपके मफादात के ख़िलाफ़ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समिट में जाएंगे कुआलालंपुर, तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। यही बात उन्होंने बाद में डिप्लोमेटिक चैनल से की, पहले इसको करना चाहिए था, उसमें थोड़ी सी लग़्ज़िश रह गई। तो खैर बहरहाल उसके बाद कर लिया। अब सऊदी अरब को ये यकीन दिला दिया गया है हमारी तरफ से कि उम्मा को डिवाइड नहीं किया जा रहा, आपके मफाद के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होगी। एक और इससे बड़ा तनाजुर समझ लें, इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस को देखते हुए। देखिए, सऊदी अरब के पास लीडरशिप रही है OIC की हमेशा से, और OIC के ये 57 कंट्रीज़ जो हैं वो एक यकजा होकर तकरीबन बासिवाए चंद जो तैयब उर्दगान और जैसे मलेशिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन जैसे लोगों के अलावा सारे के सारे यकजा होकर एक ब्लॉक की हैसियत से फेवर करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।